हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है। एंड उसके लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 7वां पेपर जो कि जीएस है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। चलिए पहला प्रश्न है हमारा जो कि भारत के इतिहास से रिलेटेड होगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। स्थान और राज्य दिया गया है। जो स्थान बताया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान बताए गए हैं, आपको उसके राज्य से मैच करना है, ठीक है। पहला स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ स्थित है ये राज्य? तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? मेरठ जिले में है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व दिशा में सबसे अंतिम स्थानों में से एक माना जाता है, ठीक है। अगर इसकी अन्य नाम की बात करें तो आलमगीरपुर की अन्य नाम है पारस, पारस राम का खेड़ा, ठीक है। इसका ये अन्य नाम है। और इसकी जो खोज है, खोज कब हुई थी आलमगीरपुर की? तो ये हुई थी 1974 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कप, फूलदान और टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है लोथल, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ है? ठीक है, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित शहर था? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित शहर था। इसका उत्खनन कार्य है वो 1955 से 1965 के बीच में हुआ है। और यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। और गोदीबाड़ा क्या होता है? ये होता है बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ में युगल शवधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल शवधान मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से, ठीक है। अगला है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। इसका अन्य नाम है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और इसकी खोज हुई है 1951 में। कालीबंगा की खोज कब हुई है? 1951 में इसकी खोज हुई है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हल चला हुआ खेत, नक्काशीदार ईंट और यज्ञ कुंड की यज्ञ कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लास्ट है रोपड़, ठीक है। रोपड़ कहाँ से है? तो रोपड़ स्थान कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है। और कौन सी नदी के किनारे होगा? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, ठीक है। और इसके उत्खनन कार्य जो है वो 1953 से 1955 के टाइम पे इसका उत्खनन कार्य हुआ है। और इसके उत्खनन करता कौन है? तो इनके रोपड़ के उत्खनन करता है वो यज्ञ दत्त वर्मा है, ठीक है। और साक्ष्य की बात करें तो रोपड़ में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो रोपड़ में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? आलमगीरपुर कहाँ? यूपी, ठीक है। उसके बाद से लोथल कहाँ? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। एंड रोपड़ कहाँ? पंजाब। तो 2143 ऑप्शन भी क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं, ठीक है। वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग, इनमें से सबसे पहले क्या है? क्या आया? किसकी रचना हुई? ठीक है। तो सबसे पहले किनकी रचना हुई? वेद की, ठीक है। सबसे पहले किनकी रचना हुई? वेद की। उसके बाद से फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद से फिर उपनिषद, फिर वेदांग, ठीक है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आया? वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आया अरण्यक, फिर आया उपनिषद, देन लास्ट में आया वेदांग। 1 3 2 4 5, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था, ठीक है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण, दान, दया, संयम, ठीक है। तो अशोक की मुख्य जो धम्म नीति थी, इसमें इसका मुख्य सिद्धांत में क्या शामिल था? स्वनियंत्रण शामिल था, ठीक है, ऑप्शन ए। साथ ही जो धम्म नीति है उसमें और क्या बताया गया कि उसमें बताया गया था पशु बलि की निंदा की गई थी, ठीक है, आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया था, एंड लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये आपकी अशोक की धम्म नीति की कुछ मुख्य सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन कौन से शामिल हैं? क्षणपक, शंकु, घटकर्पण, वरुरुचि, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं चंद्रगुप्त के 9 रत्नों के बारे में। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्न कौन कौन थे? ठीक है, तो चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे, वराह मिहिर जो कि खगोल शास्त्री थे, कालिदास साहित्यकार थे, धन्वंतरी जो आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, बेताल भट्ट थे जो कि जादूगर थे, क्षणपक ज्योतिषी थे, वरुरुचि थे व्याकरणाचार्य, शंकु थे वस्तु कलाकार, घटकर्पण थे शिल्पकार, और अमर सिंह थे शब्दकोश, ठीक है। तो अभी हमने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्नों के बारे में देखा, तो उनमें कौन कौन शामिल है? ये चारों तो शामिल है, ठीक है, शंकु सॉरी क्षणपक, शंकु, घटकर्पण और वरुरुचि, ठीक है। इनमें से क्षणपक क्या थे? क्षणपक थे ज्योतिषी थे, ठीक है, शंकु कौन थे? वस्तु कलाकार थे, घटकर्पण कौन थे? शिल्पकार थे, और वरुरुचि कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है, चारों के चारों चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक साइड आपको राजवंश दिया गया है, दूसरे साइड इनके संस्थापक है, तो इनमें से कौन सा जो मैच करा गया है वो सही नहीं है, ठीक है। देखिए चंदेल, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक है, ठीक है, ये सही है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल देव थे, ठीक है, कोक्कल ये भी सही है। गाड़वार वंश, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे, ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक विजयालय दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के, ये गलत है आपका, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? ये थे दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। तो आपको जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रकूट सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ भी बताना है, एक साइड साहित्यकार दिए गए हैं, एक साइड उनकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। अलबरूनी, अलबरूनी की रचना क्या है? अलबरूनी की रचना है तहकीक हिंद, ठीक है, और ये किसके दरबार में था? गजनबी के दरबार में था। फिरदौसी, फिरदौसी का क्या है? रचना उनकी शाहनामा है, ठीक है, और ये भी गजनबी के दरबार में थे। उतबी, ठीक है, उदबी को और क्या बोला जाता है? इनको अल उदबी बोला जाता है, ठीक है, और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है तारीख यामिनी, इनकी रचना है, ठीक है। उदबी की रचना क्या है? उदबी की रचना क्या है? तारीख यामिनी इनकी रचना है। बरनी, ठीक है, बरनी, जियाउद्दीन बरनी, इनकी रचना क्या है? तारीख फिरोज शाही, ठीक है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न है, तेनालीराम रामकृष्ण ने रचना की थी। ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण ने किसकी रचना करी थी? पांडुरंग महात्यामम की, रुक्मणी महात्यामम की, या फिर कृष्ण चरितम की, या फिर नारद महात्यामम की। ठीक है, तो तेनालीराम जो है वो किनके दरबार में थे ये पहले जान लेते हैं। तो तेनालीराम जो है वो कृष्ण देव राय के दरबार में थी, जो कि कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, तो इनकी रचना है ऑप्शन ए, पांडुरंग महात्म्यम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, इनको इनके संप्रदाय से सही सुमेलित करना है। तो रामानुज कौन से संप्रदाय के थे? रामानुज थे श्री संप्रदाय के, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के, और निम्बार्क किसके थे? ये सनक संप्रदाय के थे। ठीक है, सब सही सही मैच है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम बिहार में। ठीक है, तो इनका मकबरा जो है एक तालाब से घिरा है, पूर्णतः संगमरमर का बना है, 4 गुंबदों से युक्त है, या पच्चीकारी से अलंकृत है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो एक तालाब से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे इनका मकबरा है, बीच में चारों साइड क्या है? तालाब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तालाब से घिरा हुआ है। एंड इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 122 फीट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? ठीक है, शाह शुजा द्वारा जारी फरमान को, फर्रुखशियार द्वारा जारी फरमान को, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो इस ये बोला जाता है फर्रुखशियार द्वारा जारी फरमान था। इसको बोला जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश कार्ड का मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ठीक है, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बांग्ला ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, तो भारत की जो प्रथम राजनीतिक संगठन बनी थी जो कि 1838 में बनी थी, वो उसकी वो कौन था? वो थी जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं वी डी सावरकर। ठीक है, ऑप्शन बी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी डी सावरकर हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। अरे ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय इसका इधर है। राजा राम मोहन राय यह कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, केशव चंद्र ने क्या बोला? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन किनका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा? तो राजा राम मोहन राय का कथन है कि यह राजा राम मोहन का क्या कथन है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप
निषेधों में निहित है। ठीक है, ये किन्होंने बोला? राजा राम मोहन राय ने बोला। ठीक है, केशव चंद्र सेन का कथन क्या है? तो केशव चंद्र सेन का कथन है ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, केशव चंद्र ने क्या बोला कि जो ब्रह्मवाद है उसको विश्व धर्म बनाना चाहिए। आ गया वन। दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती की जो कथन है वो क्या है? वो है हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। ठीक है, इन्होंने बोला दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस का कथन क्या है? कि इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, 3 4 1 2 3 सही आंसर है। 4 1 2 3 ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न है इंडिया क्या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें सूची 1 में बुक्स के नाम है और सूची 2 में उनके लेखक के नाम है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक्स हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इनके लेखक कौन है? ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम, इनके लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हो गए। ठीक है, उसके बाद से रन्स एंड रूइंस, इसके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, एंड न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ठीक है, कौन से वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में की गई? तो ये किनके कार्यकाल में उनकी हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ठीक है, तो कांग्रेस मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? दादा भाई नौरोजी ने करा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था, उसका भारतीयों ने बहिष्कार किया था, क्यों किया था? ठीक है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह मुस्लिम लीग का समर्थन करता था, कांग्रेस का विचार था कि भारतीयों को स्वराज्य मिलना चाहिए, सदस्यों के बीच मतभेद था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना का पुरस्कार कहा था? ठीक है, AC बोस, एलन कैंपबेल, जॉनसन, बीजी हार्निमान एंड सरोजनी नायडू, इनमें से किसने जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी के जो लाभ हुए थे या फिर उसमें जो भी कंडीशंस रखे गए थे, जो गांधी इरविन समझौता को किसने संतावना पुरस्कार बोला था? ठीक है, तो ये किसने बोला था? AC बॉस ने बोला था। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है?
ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से महात्मा गांधी के जो राजनीतिक जीवन की घटनाएं हैं उनको हमको सिक्वेंसली अरेंज करना है, ठीक है। चंपारण्य सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, चंपारण्य सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था चंपारण्य सत्याग्रह? तो ये हुआ था बिहार में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बिहार, ठीक है। बिहार में हुआ था। चंपारण्य सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1917 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बिहार में, बिहार में, ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, ये हुआ था 1918 में हुआ था, ठीक है। 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था? ये भी हुआ था 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है गुजरात में हुआ था। उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1918 में, ये भी गुजरात में हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल के, ठीक है, 7 दिन बाद क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये देखिए दोनों का ईयर सेम है, 1918 1918। तो पहले क्या हुआ? पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल होने के 7 दिन बाद, ठीक है, क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? अच्छी फसल नहीं होने, देखो उस टाइम पे क्या हुआ था 1918 में, अच्छी फसल नहीं हुई थी, बट ब्रिटिशों ने क्या करी थी, जो टैक्स है उसको 23% लगा दिया था, जिसका विरोध करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह जो था ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला चंपारण्य, खेड़ा, सॉरी चंपारण्य, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर असहयोग। लाइन से 1 2 3। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए खुद से ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 ईस्वी का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। इसको सिक्वेंशियली जमाना है आपको। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन, ठीक है। उस दिन बैसाखी था और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे, जिसके विरोध में वहां पे एक मीटिंग लगी हुई थी। और क्योंकि बैसाखी था तो उस दिन अमृतसर में बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। तो मेले में क्या बोलते हैं, कई परिवार जो है घूमने आए हुए थे, वो भी चलो कि हाँ यहाँ पे मीटिंग हो रहा है तो हम भी चले जाते हैं करके इस बाग में गए थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और वो बाग, जलियांवाला बाग कैसा था, उसमें जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही गेट था और तीनों साइड से ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है। तो इसमें आपको घटनाओं को क्रम से जमाना है। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई? पहले क्या हुआ? डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, ठीक है। बड़े बड़े कांग्रेस नेता थे उनको बंदी बना लिया गया, जिनमें से डॉक्टर सत्यपाल भी एक थे। इनके लिए इनके विरोध में क्या हुआ? जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखा गया, ठीक है। तो पहले पहले कौन सा घटना हुआ? सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद से जलियांवाला बाग में मीटिंग हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसके बाद से फिर हुआ 1919 ईस्वी का अमृतसर का अधिवेशन हुआ, ठीक है। 213 ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहली सूची में देश का नाम है और दूसरी सूची में सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम है। पाकिस्तान, पाकिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान जो है वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार किसके साथ सीमा बनाता है? तो म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भूटान, भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और चाइना की सीमा सिक्किम से लगती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरावली के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, ये वलित हुए, पेनिप्लेन हुए तथा पुनः यही क्रिया दोहराई गई, इनके निर्माण के बारे में बताया गया है इसमें। ये चूना पत्थर के बने हैं, ये अवशिष्ट पर्वत है, पूर्व में ये हिमालय से अधिक ऊंचे थे। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है वो चूना पत्थर से नहीं बना है। कौन सा कथन सही है? गलत है, ऑप्शन बी, ये चूना पत्थर के नहीं बने हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन से राज्य में कौन से दर्रे हैं ये बताना है आपको। तो बोमडीला, बोमडीला कौन से राज्य में है? तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। माना पास कहाँ है? ठीक है, माना पास या फिर माना दर्रा कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। शिप किला ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लानकला कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, स्थित हो गया है, ये स्थित है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है देखते हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी कौन से पर्वत के बीच में स्थित है? ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पर्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, यहाँ के आखिरी छोर मैकस यहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे है सतपुड़ा एमपी में। ठीक है, और यहाँ से कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी। ये क्या है? नर्मदा, और ये है ताप्ती। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन स्थित है? सतपुड़ा। ओके, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास बताना है। ठीक है, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी या पेरियार। ठीक है, तो यहाँ से एक त्र्यंबक पर्वत है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? त्र्यंबक पर्वत से यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद से फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये महाबलेश्वर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी नदी निकल रही है। ठीक है, तो कावेरी की सहायक नदी, कावेरी और कृष्णा के बीच में यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे पेन्नार नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है? ये पेन्नार नदी है। ठीक है, पेन्नार कहाँ से निकलती है? ये कोलार से निकलती है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट कहाँ है? इधर केरल में है आपका पेरियार नदी। तो अगर हम सही क्रम देखें इसका कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तो उनके क्या बोला गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास बताना है। तो सबसे ऊपर में कौन सी है? गोदावरी नदी है। उसके बाद से कौन सी नदी आती है? पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, कावेरी नदी के बाद पेरियार नदी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? ठीक है, वृष्टि छाया प्रभाव में क्या होता है कि कोई पर्वत है, ठीक है, उसके राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जिधर से मानसून की पवनें आती है उसके अपोजिट साइड में क्या होती है? वर्षा नहीं होती है ज्यादा उस पर्वत के कारण। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? वृष्टि छाया प्रदेश
पर्वत से संबंधित है, ठीक है, पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जून के महीने में मानसून के आगमन से वर्षा होती है, ठीक है, जून के महीने में 1 से 3 जून के बीच में भारत में जो है कि मानसून की प्रवेश हो जाती है। ओके, तो ये कहाँ होती है? सबसे पहले केरल और कर्नाटक में मानसून का आगमन होता है। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी किसका प्रकार है? ठीक है, काल वैशाखी किसका प्रकार है? ठीक है, काल वैशाखी किसका प्रकार है? केरल में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान, शस्य स्वरूप, चक्रवाती तूफान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो काल वैशाखी क्या होता है कि भूमध्य सागरीय पवने, ठीक है, आपको पता है कि भूमध्य सागरीय पवने से भी भारत में वर्षा होती है। तो जब भूमध्य सागरीय पवने जो है वो पश्चिम बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक ट्रैवल कर लेती है, तो बंगाल की खाड़ी में वो तूफान पैदा करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? काल वैशाखी बोला जाता है। तो काल वैशाखी किससे संबंधित है? चक्रवाती तूफान से संबंधित है, क्योंकि ये लगभग वैशाख महीना में आता है। ठीक है, वैशाख महीना में आता है, जो कि अप्रैल मई के टाइम का रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? काल वैशाखी बोला जाता है। और इससे क्या होती है? चक्रवात आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? ठीक है, कौन सी मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मृदा को। ठीक है, काली मृदा को कम जो होती सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, काली मृदा महाराष्ट्र में मिलती है, कारण भारतीय प्रायद्वीप में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कारण और कथन, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो कौन से भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा बोला जाता है? केरल को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, लिग्नाइट, नवेली, सोना, कोलार, खनिज, एक साइड खनिज है, एक साइड उनके क्या है? मिलने के स्थान है। खनिज तेल, डिब्रूगढ़, लोहा, डिडवाना। ठीक है, तो लोहा, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, ऑप्शन डी। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? ठीक है, तो लोहा मिलता है सुंदरगढ़ में, मयूरभंज में, क्योंझर में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं लोहा के। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? ठीक है, कौन से संसाधन में से समृद्ध है छोटा नागपुर का पठार? खनिज संसाधन से, और यहाँ ज्यादातर मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? बॉक्साइट पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो दामोदर घाटी जो है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है।
और इसका निर्माण कब हुआ था? दामोदर घाटी की 7 जुलाई 1948 को हुआ था। इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। किसको? दामोदर घाटी परियोजना को। राइट आंसर पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है, नेपानगर कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। नेपानगर कहाँ स्थित है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में है और किस लिए फेमस है? ये है अखबारी कागज के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए, प्रिंटिंग के लिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम कहाँ स्थापना किया था जूट मिल का? तो ये था रिसरा। ठीक है, रिसरा कहाँ है? कोलकाता में है। और कब स्थापना किया गया था? 1955 में। ठीक है, सॉरी 1855 में। रिसरा में 1855 में स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 समुद्री बंदरगाह जिनकी सीमा शुल्क विभाग ने स्वर्ण तस्करी के मांगों की तरह पहचान की है। मिस्र के मरुस्थल से प्राप्त पिरामिडों का आधार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गेहूं बहुत सन्नति उत्पादन क्षेत्र। 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सॉरी राजमार्ग परियोजना है, जिसमें उत्तर में कौन सा शहर है? दिल्ली, पश्चिम में है चेन्नई, पूर्व में है कोलकाता और पश्चिम में है मुंबई। ठीक है, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है? ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को कौन सी परियोजना जोड़ती है? तो ये सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है दोनों को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? वह व्यस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न, सूची 1 भारत के संविधान के उपबंध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में है संविधान संशोधन कहां से लिया गया? नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का आपात अधिकार, संघ राज्य संबंध। ठीक है, तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है? नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से। उसके बाद से राष्ट्रपति का आपातकाल लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संघ राज्य का संबंध कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, या अपरिवर्तनीय है, कठोर है, लचीला है? ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये अप्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, कि एक मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में प्राकृतिक वातावरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वातावरण शब्द है, इसीलिए क्या है, ये गलत है। अगर प्राकृतिक संपदा रहती तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या फिर वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। ठीक है, तो कौन से केस में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले केस में, कि वह राज्य विधान मंडल में जब वो उच्च सदन का सदस्य हो तब वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। ठीक है, कौन से केस में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। ठीक है, उपरोक्त तीनों संबंध में ही लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 5 से 6 वर्ष? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और याद रखिएगा, इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ऐड किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? तो ये थे पी.एन. भगवती। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर था। कौन है? पी.एन. भगवती। चलिए अगला प्रश्न है, कथन, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, कारण भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो आपके ऑप्शंस हैं, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, कथन सही है कारण गलत है, कथन गलत है कारण सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कथन सही है किंतु कथन गलत है किंतु कारण सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कथन में बोला गया भारत में प्रत्येक राज्य में के राज्य क्षेत्र में
उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, किंतु ये चीज सही है, कारण सही है, क्योंकि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। जैसे कि देखिए गोवा हो गया, ठीक है, गोवा में हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है, बॉम्बे में जो हाई कोर्ट है वो गोवा का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, इन तीनों राज्य में भी हाई कोर्ट नहीं है। वहां क्या है, वहां की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ से संचालित होती है, गुवाहाटी, असम से। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 भारत का संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 अंतर्वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके अंतर्वस्तु दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 क्या है, तो अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 किसके संबंध में है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों के संबंध में है। तो सभी के सभी सही सुमेलित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में या राष्ट्रपति में। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसमें अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है लोकसभा में। ऑप्शन ए लोकसभा में अपनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले, ठीक है, जो भी पहले हो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। चलिए अगला प्रश्न है, युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है। केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें, मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाते हैं, संसद राज्य सूची की किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, 1 और 4, ऑप्शन डी। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का कैसे प्रयोग करें, मतलब निर्देश दे सकती है, और लास्ट क्या, संसद जो है वो राज्य सूची में भी कानून बना सकती है जबकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी एक राज्य में 6% वैध मत करने चाहिए, किसी एक राज्य में 10% वैध मत प्राप्त करने चाहिए, किसी एक राज्य में 15% वैध मत प्राप्त करने चाहिए, किसी एक राज्य में 25% वैध मत प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किसी एक राज्य में 6% वैध मत प्राप्त करने चाहिए क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, और वही नेशनल दल के रूप में या फिर नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए, चुनाव जीतने चाहिए,
सॉरी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और विधानसभा में 6% सीट होनी चाहिए, ठीक है, उनकी उस राज्य में। और लोकसभा में कम से कम 4 सीट उनके पास होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा, उसको नेशनल पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो किसके प्रशासक को प्रशासक नहीं कहा जाता है, तो पुडुचेरी के, ठीक है। यहाँ के प्रशासक को क्या बोला जाता है, राज्यपाल या उपराज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम की कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है, ठीक है। तो विधानसभा की गणपूर्ति कितनी कुल संख्या का कितना होता है, 1/10 पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/10 होता है। चलिए अब हमारा जो प्रश्न है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, अर्थव्यवस्था में भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है खनन व उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी व मत्स्यिकी। तो कौन कौन से सेवा क्षेत्र में आते हैं ना, तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, सेवा क्षेत्र में आता है परिवहन और होटल, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन बी। खनन और वानिकी किस में आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी का मुख्य कारण है गरीबों के लिए अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं, कम आय अर्जक परिसंपत्तियां, तीव्र आर्थिक सुधार, रोजगार में धीमी वृद्धि, ठीक है। तो गरीबी के क्या कारण है भारत में, तो ये सभी कारण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। कौन से क्षेत्र का है पूछा गया है, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आर्थिक असमानताओं की कमी, आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, ये सभी के सभी है, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास, गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादातर समावेशी विकास, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे, ठीक है। तो भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे, तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, बैंक दर के बढ़ने से साख का संकुचन होता है, साख का प्रसार होता है, उपरोक्त दोनों स्थितियां संभव है, उपरोक्त दोनों स्थितियां असंभव है। ठीक है, बैंक दर बढ़ने से क्या होता है, साख का संकुचन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, साख का संकुचन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च समृद्धि मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी, उच्च समृद्धि मुद्रा और स्फीति की ओर ले जाएगी। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से केवल पहला जो कथन है वो सही है कि उच्च समृद्धि जो है वो मुद्रास्फीति की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं सभी नोट व सिक्के जारी करना, सभी नोट व सिक्के वितरित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? तो ये है सभी नोट व सिक्के वितरित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना और मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, गलती से होता है लिखा गया है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। ठीक है, तो बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो होता है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक शेयर बाजार की क्रियाओं को शेयर बाजार क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? ठीक है, तो शेयर बाजार के नियंत्रण से कौन सा जो कंपनी संबंधित है? तो ये है सेबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, निवल घरेलू आय। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से किन के आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है मुद्रास्फीति दर की माप। ऑप्शन ए। चलिए, अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है सामान्य विज्ञान की प्रश्न। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी ऊर्जा, परिणामी शक्ति, परिणामी बल, परिणामी आवेग।
ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है? परिणामी ऊर्जा के बराबर होती है, सॉरी परिणामी बल के बराबर होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल। चलिए अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल, श्यान बल। ठीक है, तो दूध को मथने से जो क्या होती है, क्रीम अलग होती है, उसका कारण कौन सा होता है? अपकेंद्री बल होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 10⁻16 मीटर के बराबर है। निम्न राशियां निम्नलिखित है। विद्युत धारा, कार्य, ताप, घनत्व। उपरोक्त में से कौन सी राशियां अदिश राशि है? ठीक है, विद्युत धारा, कार्य, ताप, घनत्व, इनमें से कौन सी राशि क्या है? अदिश राशियां हैं, ये बताना है। तो इनमें से चारों के चारों क्या है? अदिश राशियां है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनने का कारण क्या है? कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ठीक है, तो ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है? निर्वात। ठीक है, निर्वात क्या होता है? जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो निर्वात के आर पर जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे हैं। ठीक है, किनको पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है? तो पराश्रव्य तरंगे होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न, बर्तन में खुला दूध रखने पर ठंडा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्तन में खुला दूध रखने पर ठंडा होता है। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, समान रूप से, पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, और फिर धीरे धीरे। ठीक है, तो दूध कैसे ठंडा होता है? पहले तेजी से, उसके बाद से फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पहले, रेटिना पर, या फिर अनंत पर। तो निकट दृष्टि दोष में जो क्या है? प्रतिबिंब है, वो बनता है रेटिना से पहले। ऑप्शन बी। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 to the power 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, तो वह पदार्थ है। ठीक है, कोई पदार्थ है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? ऋणात्मक है, तो वह कौन सा पदार्थ होगा? तो उस पदार्थ को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है? समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिकों में
परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। समस्थानिक और संभारिक के मध्य सही संबंध है। ठीक है, तो दोनों के दोनों नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों नहीं है। संभारिक में क्या होता है, संभारिक की जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है, उनको संभारिक बोला जाता है। और समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो होती है समस्थानिक। अगला प्रश्न, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के लिए कौन से क्या बोलते हैं जो ऑक्साइड है वो जिम्मेदार है, कौन से गैस जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन है पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, पोलोनियम। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, रेडियोधर्मी धातु, संक्रमण धातु। ठीक है, तो सोडियम क्या है, सोडियम क्षारीय धातु है, सोडियम क्षारीय धातु, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु, कॉपर संक्रमण धातु और पोलोनियम रेडियोधर्मी धातु। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा, श्वसन, कोशिका भित्ति, रसाकर्षण। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन। ठीक है, हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, स्टोमेटा, वाष्पोत्सर्जन ये श्वसन में है ना, कोशिका भित्ति रसाकर्षण। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें वर्णांधता दोष पाई जाती है उनको लाल रंग कौन से रंग में दिखाई देती है? तो उनको लाल रंग दिखाई देती है हरा रंग में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वैलेस ने। ठीक है, ऑप्शन सी। रूबेला वायरस का कारण है छोटी चेचक, खसरा चेचक, कंठमाला का रोग। ठीक है, रूबेला वायरस से कौन सा रोग होता है? तो रूबेला वायरस से जो है खसरा रोग होता है। ओके, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इंसुलिन, थायराइड ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, लैंगरहैंस के द्वीप, इपिनेफ्रिन, अधिवृक्क ग्रंथि, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन, लैंगरहैंस के द्वीप इंसुलिन और अधिवृक्क ग्रंथि होता है इपिनेफ्रिन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरिम का उत्तेजन, पानी के ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरिम का उत्तेजन करना। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रेशम कीट किस संघ का जंतु है। ठीक है, रेशम कीट कौन से संघ में आता है? तो आता है ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोडा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनका पूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। अगला प्रश्न, निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए। प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, विटामिन के, एक्टिन। इनमें से रुधिर स्कंदन में किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, रुधिर स्कंदन में इनमें से किनकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी इनमें से प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, विटामिन के की क्या होती है? आवश्यकता होती है किसके लिए? रुधिर स्कंदन के लिए। तो ऑप्शन डी 1 2 3। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, लाल मिर्च तीखा लगता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? कैप्सेनिन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल को चुनिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो निम्न में से बेमेल कौन सा है? ऑप्शन बी साइकोलॉजी। चलिए हमारा पेपर 7 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।